गुड इवनिंग एवरीवन। अरे कैसे हो सब? बढ़िया। तो ऑनलाइन वालों के लिए कल की क्लास हुई थी, ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्डेड हुई थी ऐप की वजह से, तो वो आपकी अपलोड नहीं हुई होगी, तो हो जाएगी, ठीक है। वो आपकी क्लास अपलोड नहीं हुई होगी किसी कारण से, तो वो अपलोड हो जाएगी। ये अपन बात ध्यान रख लें, ऑनलाइन वाले सारे। अब आगे बात करें अपन, यहां पर गन्ने के रोग की बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले अपन तिलहनी फसलों के रोगों की बात कर चुके हैं। मूंगफली की बात हो गई, सोयाबीन की बात हो गई, सरसों की बात हो गई, और तिल का फाइलोइडी रोग भी हमने बात कर लिया था, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन यहां पर गन्ने के रोगों में सबसे इंपॉर्टेंट गन्ने का लाल सड़न, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं फिर नोट करेंगे, तो समझ लेते हैं, कोई ज्यादा टेंशन वाली बातें नहीं है। सबसे पहली बात, इसे गन्ने का लाल सड़न रोग कहा गया है। अब यहां पर बात आती है कि ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम इसका रोगजनक। अब यहां पर एक बात आ रही है कि हमने कुछ फंजाई की बात करी थी, कुछ कवक की बात करी थी, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर थी, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर उनको पढ़ा था। उनमें नाम आपको कुछ याद दिलाऊं, पहले इस चीज को थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। अल्टरनेरिया, सर्कोस्पोरा, पायरिकुलेरिया, फ्यूजारियम, ट्राइकोडर्मा, कोलेडोट्राइकम, ये सारी फंजाई आपके बेसिकली थी ड्यूटेरोमाइसिटीज से या ड्यूटेरोमाइकोटा से। एक बार याद दिला रहा हूं वो टेक्सोनोमी, क्योंकि अपने को वो कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा सा। अब वो ये सारे थे ड्यूटेरोमाइकोटा में, लेकिन यहां पर अपन ने एस्कोमाइकोटा लिखा हुआ है, क्यों, उसको समझना है। अब वो ड्यूटेरोमाइकोटा में उन फंजाई को हम डालते थे जिनके लैंगिक बीजाणु नहीं थे। जिनके लैंगिक बीजाणु ऊस्पोर थे उन्हें ऊमाइकोटा में डाल देते, जिनके अंदर जाइगोस्पोर थे उन्हें जाइगोमाइकोटा में डाल देते थे, जिनके एस्कोस्पोर थे उन्हें एस्कोमाइकोटा में, और जिनके बेसिडोस्पोर थे उन्हें डालते थे हम बेसिडोमाइकोटा में। अब जिनमें लैंगिक बीजाणु थे ही नहीं, जिनमें केवल और केवल अलैंगिक बीजाणु थे, जैसे कि कोनिडिया, ऐसे बीजाणु जो कोनिडिया जैसे या क्लेमाइडोस्पोर, उनको फिर बोला कि इनका एक अलग ही ग्रुप बना दो, और उन्हें बोला गया ड्यूटेरोमाइसिटीज या ड्यूटेरोमाइकोटा। और उन क्लास का एक नाम और था फंजाई इम्परफेक्टी। क्या नाम था? लिखा है अपन ने, फंजाई इम्परफेक्टी, या इन्हें एनामॉर्फिक फंजाई भी कहते हैं, एनामॉर्फिक कवक। क्या मतलब है? पहला रोग जब अपन ने स्टार्ट किया धान का, जो ब्लास्ट डिजीज पढ़ा अपन ने, उसी रोग से याद दिला रहा हूं कि धान के ब्लास्ट डिजीज। मैंने तभी बोला था कि स्टार्टिंग में एक बार बता रहा हूं, आगे बार बार नहीं आएगा, कि कई सारे पैथोजन में आपको दो स्टेजेस याद रखनी पड़ेगी, लैंगिक, अलैंगिक। लैंगिक को टीलियोमार्क बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, सेक्सुअल स्टेज बोलते हैं, ठीक है, ये लैंगिक। अलैंगिक को हम एनामॉर्फ बोलते हैं, क्योंकि अलैंगिक एनामॉर्फिक कवक, ड्यूटेरोमाइसिटीज वाली को बोला था इसे एनामॉर्फिक बोलते हैं। इम्परफेक्ट बोलते हैं, उसे परफेक्ट बोला, इसे इम्परफेक्ट, क्योंकि फंजाई इम्परफेक्ट के नाम भी इसी का था, ठीक है। इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, अलैंगिक भी बोलते हैं, तो ये अलैंगिक। अब यहां पर बात करें कोलेटोट्राइकम फाल्केटम। कोलेटोट्राइकम हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज में पढ़ा है, तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम आपका अलैंगिक अवस्था था, इम्परफेक्ट स्टेज था। अगर क्वेश्चन में दोनों चीज क्लियर कर दे कि गन्ने के लाल सड़न रोग का अलैंगिक अवस्था कौन सी है, तो कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, एनामॉर्फ, ठीक है। लैंगिक अवस्था कौन सी है, तो ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस। हमने एस्कोमाइकोटा में ग्लोमेरुला कवक को पढ़ा, कोलेटोट्राइकम ड्यूटेरोमाइकोटा को पढ़ा,
तो बोले सर ये कंफ्यूजन क्या है, इस बात को क्लियर करते हैं। शुरुआत में तो इनके लैंगिक बीजाणु मिले ही नहीं थे, इसलिए ड्यूटेरोमाइकोटा में डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे आगे वैज्ञानिक स्टडी करते गए, अध्ययन करते गए, किसी को बाद में इनमें लैंगिक बीजाणु भी मिले, तो बोला कि यार अब तो गड़बड़ हो जाएगा, लोग पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इन्होंने कहा कि इनकी लैंगिक अवस्था का नाम ही दूसरा डाल दो। इनकी लैंगिक अवस्था का नाम, तो जब अलैंगिक का नाम था कोलेट्राइकम फाल्किडम, तो जब इनके लैंगिक बीजाणु मिले तो इन्हें ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस नाम दिया, और ये एस्कोमाइकोटा में इसको फिर वर्गीकृत किया गया। क्लियर है क्या बात? ऐसा ही हमने ब्लास्ट में पढ़ा था, पायरिकुलेरिया ओराइजी, ठीक है, और एक और नाम था मैग्नोपोर्थे ओराइजी। तो एनामोर्फ क्या था? पायरिकुलेरिया ओराइजी। टीलियोमोर्फ क्या था? मैग्नोपोर्थे ग्रीसिया। तो ये मैग्नोपोर्थे ग्रीसिया, मैग्नोपोर्था ओराइजी दोनों ही नाम थे। क्लियर है बात? तो ये अपने को क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहां पर बात करें अगर अपन, तो ये अवस्था कौन सी है? एनामोर्फ, अलैंगिक, या इसे इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। ये कौन सी है? टीलियोमोर्फ। पहले वाले में मैंने सारे शब्द लिखवाए थे एक बार में। इसे टीलियोमोर्फ को परफेक्ट भी बोलते हैं, इसे लैंगिक भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट। तो आपको अगर पूछा जाए कि गन्ने का लाल सड़न रोग का वर्गीकरण आपको बोला जाए, तो नॉर्मली ये नाम ज्यादा फेमस है, और उस आधार पे तो हमें आंसर देना पड़ेगा ड्यूटेरोमाइकोटा। लेकिन ये जो नीचे वर्गीकरण अपन ने लिखा है, ये किसका लिखा है? ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस का ये वर्गीकरण है। जो लैंगिक वाला है उसका ये वर्गीकरण है ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस, वो एस्कोमाइकोटा, सोडियोमाइसेटिस, और ऑर्डर इसका ग्लोमेरुल्स। ठीक है, मृदा जनित, बीज जनित दोनों प्रकार की है ये, आपको ध्यान रखना है। मृदा जनित अभी जो रोग लगभग चल रहे हैं सभी प्रकार, दोनों प्रकार उनके आ रहे हैं। इस रोग के कारण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, मैंने आपको बताया भी था, मैंने कोई पेपर दिया था, और ये उसके बाद एक दो एग्जाम में और आया कि गन्ने के कौन से रोग के कारण गन्ने की कई सारी किस्में हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं। तो वो आंसर है गन्ने का लाल सड़न रोग। आप लोगों के कमेंट्स से वो मैं 2 मिनट बाद देखता हूं, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो गन्ने का, इसकी वजह से कई सारी किस्में विलुप्त हो चुकी हैं। अब बात करते हैं क्या होता है इसके लक्षण में, इस चीज पे आते हैं। तो लक्षण एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर नोट करेंगे अपन इसको। तो इसके लक्षण पे आए अगर अपन, तो सबसे पहली बात, इस रोग को कभी पहचानना है तो सबसे एक तरीका तो हमको पता है कि जब इसके तने को काटेंगे, गन्ने का आपके जूस वाला है, ठीक है, और तो कहां देखना जाएंगे अपन, खेतों में किसी की दिक्कत, बढ़िया बात, जूस वाला काट रहा है गन्ना, और उसके अंदर लाल रंग, अगर अंदर की तरफ तने में लाल रंग की सड़न आपको दिख रही है, मतलब ये रेड रॉट है, लाल सड़न ये अंदर होती है। ठीक है, दूसरी बात, पौधे पे क्या होता है कि पत्तियों में, अब पत्तियां ये मोनोकोट है, लंबी वाली पत्तियां होगी गन्ने की, तो बांस जैसी, गेहूं जैसी, तो पत्तियों की जो मध्य शिरा मिड्रिप होती, उसको पत्ती को उल्टा करके देखेंगे तो लाल कलर का धब्बा उस मिड्रिप पे दिखाई दे रहा है, मतलब वो क्या है? गन्ने का लाल सड़न रोग। क्योंकि इसको कंफ्यूज करने के लिए एक रोग और होता है गन्ने में, गन्ने का लाल धारी रोग। जैसे एग्जाम में वो रेड स्ट्राइप पूछेगा और हम रेड रोड को इतना रट लेंगे कि गलती वहीं कर लेंगे, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें पहला तो क्या कहा मैंने, एक कि ध्यान रखना है कि पत्तियों के मिड्रिप के पीछे क्या होगा? लंबवत लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। मिड्रिप के पीछे लंबवत लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे। कहां पर? पत्तियों में जो मिड्रिप होती है, मध्य शिरा, ठीक है, आप जानते ही हो ये पत्ती अगर वैसे तो वहां लंबी होती है, तो मध्य में मध्य शिरा है, मिड्रिप है, तो उसके पीछे की तरफ लाल रंग के धब्बे दिखाई देंगे, तो वो रेड रोड का एक लक्षण ये हुआ। दूसरा, पत्तियां शुरुआत में नारंगी से पीले रंग ले लेगी, ऑरेंज भी होगी, येलो भी होगी, और इवन बाद में तो लाल कलर भी आने लग जाता है पत्तियों। ठीक है, सबसे मेन लक्षण है तने के अंदर दिखाई देता है लाल पित्त। पित्त यानी कि गन्ने के तने के अंदर जिसमें से जूस निकलता है, अंदर वो जो फाइबर जैसा दिख रहा है उसी को बोला गया है पित्त। तो ये कैसा है? लाल रंग का है, तो ये आपका रेड रॉट है। सबसे मेन लक्षण तो यही है। ठीक है, और इनके संक्रमित तनों से अल्कोहलिक गंध आती है, शराब जैसी बदबू इनके गन्नों से आएगी। इसके जूस को भी, अगर ऐसा गन्ने का जूस निकल जाएगा तो किसी को तो मजा भी आ जाएगा, है ना, किसी को आ सकता है, सबको नहीं आता। तो अल्कोहलिक गंध उसमें से
आती हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है लक्षण। एक बार लक्षण अगर अपन डायग्राम पे देखें तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आपको रेड रॉड वैसे देखा जाए तो सभी जगह देखने को मिल जाएगी। अब नीचे वाली बात पढ़ने की जरूरत नहीं है। टिलर रेड रॉड, शुरुआत में टिलरिंग होती है, फुटाव होता है, तो वहीं पर रेड रॉड पत्तियों पर आपको शिराओं पर देखने को मिल जाएगी। पत्तियों पर मैंने कहा था कि शुरुआत में तो ये ऑरेंज से यानी कि नारंगी से पीली होती हैं, पर बाद में लाल रंग भी आने लग जाता है। मिडरिप वाला जो मैंने बोला था, शुरुआत में तो धब्बे होते हैं, बाद में पूरी ही पत्ती के बीच की जो मध्य शिरा है मिडरिप, वो लाल रंग की हो जाती, ठीक है। और गन्नों को काट के दिखा रखा है तो अंदर लाल रंग की सड़न देखने को मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोग नियंत्रण के अंदर ये सीड बोन बोला है, पर गन्ने में सीड को क्या कहते हैं? सेट। क्या कहेंगे? सेट। आप जानते ही हो, तो यहां पर सीड ट्रीटमेंट के बजाय हम क्या करेंगे? सेट ट्रीटमेंट। और यहां पर कुछ मर्क्यूरियल फंजीसाइड का हम उपयोग करते हैं, जैसे एगेलोल, एराटन। ये मर्क्यूरियल है, वैसे ये बैंड है आजकल, लेकिन किताबों में आज भी चल रहे हैं। इसमें स्पेशल ये दो केमिकल और हैं जो केवल यही दिखेंगे, विनोमिल और टॉप्सिन। ये गन्ने के लाल सड़न को रोकने के लिए इनका उपयोग करते हैं सेट ट्रीटमेंट में। बुआई से पहले सेट जो है उसको इस केमिकल में डुबा के फिर बुआई में यूज किया जाएगा, ठीक है। सॉइल ड्रेंचिंग, आप यहां पर मृदा जनित रोग है, ड्रेंचिंग कर सकते हो। मैंने कहा था खड़ी फसल में डाइल्यूट मात्रा में उस रसायन को डायरेक्टली डाला जाता है पौधे के तने के पास, जमीन के वहां पर, तो उसे ड्रेंचिंग कहते हैं। तो कार्बन ड्रेंचिंग की हम यहाँ पर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, गहरी जुताई वगैरह, वो सब आम बातें। क्लियर है बात? तो ये रोग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को नोट करें। यहां पर ये जो वर्गीकरण लिखा गया है वो ग्लोमेरुलर टुकुमेनेंसिस का लिखा है। कोलेटोट्राइकम का अपन ने इधर से बात किया है, ड्यूटेरोमाइकोटा फाइलम से बिलोंग करता है। पैथोलॉजी आपका अगले सप्ताह में खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। प्रयास से अपना हो जाएगा, कोई ज्यादा लंबा नहीं रहा है। कल की क्लास के लगभग कितने पेज हुए होंगे, आप अंदाज बता सकते हो? कितने हैं? 4? 2? अरे सही बोलो ना। 2 पेज कल की क्लास के छोड़ने हैं। अगर आप लोगों की क्लास नहीं उपलब्ध है इसलिए अभी फिलहाल 2 पेज छोड़ने हैं, जिसमें अपन ने बात करें तो तिल के, सोयाबीन के और सरसों के रोग का बात किए थे। अपन ने सोयाबीन तो पढ़ ही लिया था, सरसों के मेन रोग कल अपन ने पढ़े थे। सर पढ़ने के लिए टिप्स बता दो। कल बताई थी किसी ने, काम में लियो तो बताऊं, फिर नहीं बताऊं। कल बताई थी किसी ने, कुछ असर पड़ा हो तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। पढ़ने के लिए टिप्स कंसंट्रेशन किसी ने बढ़ाया क्या अपना? बढ़ाया होगा किसी ने, तो बढ़ाया ही होगा। ड्यूटेरोमाइकोटा फाइलम बोला गया है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के लिए। ये अपन ने पहले जो इनकी कवक के बारे में, अलग अलग कवक कौन से किंगडम से, कौन से जगत से, कौन से फाइलम से, वो लिखी थी, वहां पर लिखा हुआ है, लेकिन आपको ना भूलो इसलिए दोबारा लिखा है।
कई बार इसके रोग जनक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब भी लैंगिक अवस्था पूछे तभी आंसर ग्लोमेरुलर टुकुमेनेंसिस देना है, नहीं तो मैक्सिमम केस में कोलेटोट्राइकम फल्केटम ही इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। सबने कर लिया नोट? बढ़े आगे? हो गया क्या? हाँ क्या ना? हाँ हाँ, क्योंकि सब देख मेरे को रहे हो कि इधर देख रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। क्या हाल राजेश? बढ़िया। इसको बड़ा मजा आता है। तेरा नाम भूल गया, तेरा क्या है? भुवनेश। चलो बढ़िया नाम। कर लिया नोट? रेड रॉट ऑफ शुगर केन, गन्ने का लाल सड़न या लाल गलन, दोनों ही नाम उपयोग, या लाल विगलन, ऐसा कुछ भी शब्द हिंदी में हो सकता है। रोगजनक, लैंगिक, अलैंगिक, जब लैंगिक पूछा जाए तभी लैंगिक का जवाब देना है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो पूछेगा कि गन्ने का लाल सड़न रोग किससे होता है, ऑप्शन में कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नहीं है, तो फिर ऑप्शन में ये हो सकता है ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस। क्लियर है बात? चलो आगे बात करते हैं अपन। जो बात करी वो नोट कर लो एक बार, लक्षण और प्रबंधन मैनेजमेंट नोट करें। तो अपने इस बैच में लगभग 3 बैच हो आप, है ना? और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे हो ना कुछ? तो मेरे को भी ध्यान रखना पड़ रहा है कि किन्होंने क्या पढ़ लिया, ताकि मुझे पता चले मुझे आगे क्या पढ़ाना।
बिल्कुल आपको क्लास के एंड में और बता देंगे कि कैसे क्या करना है, पढ़ना करना, ठीक है। सबने कर लिया नोट? बढ़े आगे। तो लक्षणों में एक तो ये पत्तियों की मिड्रिप के पीछे लाल रंग के धब्बे, बाद में तो मिड्रिप जो है मध्य शिरा को हिंदी में बोलते हैं, मुख्य तने के अंदर दिखाई देते हैं लाल रंग की सड़न या लाल पित आपको दिखेगी, अल्कोहलिक गंध भी आती है। और बाकी यहाँ पर केमिकल का थोड़ा सा ध्यान रखें, सेट ट्रीटमेंट करना है यहाँ पर। और वो मर्क्यूरल तो सारे यहाँ पर यूज होते ही हैं, एग्गेलोल, एराटन, सेरासन वगैरह जो होते हैं। उसके अलावा कार्बेंडाजिम तो यूनिवर्सल है, बिनोमिड और टॉप्सिन दो स्पेशल केमिकल जो रेड रॉट में काम में आते हैं। कर लिया नोट? बढ़े आगे। चलो आगे बात करते हैं। अगला जो रोग है वो गन्ने का वीप स्मट। अपन ने स्मट पढ़ा तब इसकी कुछ बात कर रखी है, तो बहुत ज्यादा इस रोग को अपन बात नहीं कर रहे हैं। क्या है देखते हैं। वीप स्मट क्यों बोला गया था, थोड़ा सा नाम, सारी स्मट को स्मट और इसे ही क्यों वीप स्मट बोला, देखते हैं ध्यान से। पहले समझ लो फिर नोट कर लेंगे। तो वीप स्मट भी बोलते हैं इसको, वीप का मतलब चाबुक। अभी देखेंगे कैसे। इससे केवल स्मट या कुलमे कुलस स्मट भी बोला जाए गन्ने का, किसी भी प्रकार का गन्ने के अंदर स्मट से संबंधित नाम, तो उसका ऑस्ट्रियोलेगोसिडेमिनिया या स्पोरिसोरियम सिडेमिनियम, ऐसा नाम लगभग सभी स्मट में आ रहा था, लेकिन हमने पहले वाला नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रियोलेगोसिडेमिनिया। ये अपने को ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है। सॉइल बोन, सीड बोन ये भी है दोनों प्रकार का। क्या खास बात है इसमें, तने के शीर्ष पर काली चाबुक समान संरचना का होना। कैसा है वो उसको डायग्राम से देख ही लेते हैं, फिर आगे बात करें। क्यों इसको बोला वीप स्मट, आप देखोगे तो जो शीर्ष में पत्तियां हैं वो आपको बिल्कुल चाबुक की तरह दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वीप स्मट। ये पत्ती आप देखो तो इतनी पतली होके काली सी हो जाती है कि ऐसा लगता है जैसे वो चाबुक पड़ी हो, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वीप स्मट। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि तने के शीर्ष पर, शीर्ष वाली पत्ती काली चाबुक के समान संरचना का होना, बिल्कुल काली पत्ती आपको दिखाई देगी, तो ये आपको इसीलिए वीप स्मट इसको बोलते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर पत्तियां छोटी होगी, पत्तियां पतली होगी, बिल्कुल पतली पतली सी पत्तियां होगी गन्ने की, बोनापन भी पौधों में देखने को मिलेगा। तो मेन लक्षण तो है पहला वाला जो नाम से ही पता चल जाता है, वीप स्मट का, और उसे अपन यहां पर कहेंगे कि चाबुक के समान काले रंग की आपको पत्तियां दिखाई देती है तने के शीर्ष पर, तो वो गन्ने का वीप स्मट है। बहुत कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। इसमें भी सेट ट्रीटमेंट होगा, लेकिन सेट ट्रीटमेंट में ट्राइडिमेफोन और कार्बेंडाजिम यानी कि एक अलग से यहाँ पर केमिकल ध्यान रखेंगे, ट्राइडिमेफोन स्मट में अक्सर काम में आ जाता है। यहां पर अगर ये रोग किसी खेत में अगर हो रहा है तो उस जगह उस फसल में आप रटून फसल मत लो। रटून तो जानते ही हो ना, गन्ने में रटून पता है, पुरानी फसल को काटा और फुटा हुआ गए और गन्ने की फसल तैयार हो गई तो वो रटून कहलाती है, नहीं तैयार नहीं करते। तो जब ये रोग अगर आपको खेत में देखा जा रहा है तो उस टाइम पे रटून को लागू नहीं करना है, ठीक है। और गन्ने के लाल सड़न और वीप स्मट दोनों रोगों के लिए कुछ प्रतिरोधक किस्में CO86249, COG5, COG93076, ये तीन किस्में ऐसी हैं जो दोनों ही रोगों के लिए प्रतिरोधक रेजिस्टेंट है। थोड़े नाम सीओ वाले अधिकतर गन्ने में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसबीआई कोयम्बटूर में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, कोयम्बटूर में, तो कोयम्बटूर की वजह से सीओ के नाम से यहां पर किस्में अधिकतर मिलेगी। नोट करें इसको।
अब स्मट है तो इसकी सारी बातें अपन ने गण पूछ लिया, ऑर्डर पूछ लिया, तो बताओ कौन से ऑर्डर से है कवक? इस कवक का ऑर्डर बताओ कोई, गण कौन सा है? वेरी गुड, अस्टिलेजिनेल्स पढ़ रखा अपन ने। तो इसका फाइलम कौन सा? बेसिडियो माइकोटा, ठीक है ना, पढ़ा हुआ अपना तो वो याद रहेगा। अपन ने रोग जनक तो पहले ही पढ़ लिया था जब सारी स्मट की बात अपन ने करी। ये दूसरा वाला नाम स्मट में कई बार मिलेगा, जिसे आपको ज्वार में भी मिला था, स्पोरिसोरियम रेलियनम, स्पेसिलोथिका रेलियाना का। तो नाम पकड़ने में आ जाएगा, कोई ज्यादा विशेष नहीं होता है। जैसे यहाँ पर सिटेमेनिया का सिटेमेनियम, ज्वार में रेलियना का रेलियनम, तो जैसे ही आएगा। और आपने तो दूसरा नाम कम पूछा जाता है, लेकिन हमें थोड़ा सा ये लॉजिक पता होगा तो कभी भी आएगा तो अपन इसको आसानी से पकड़ पाएंगे। बाकी पहले वाला नाम पॉपुलर है, स्टिलेगो स्टेमेनिया। कर लिया नोट सबने? तो यहां पर बस अपने को मेन चीजें जो ध्यान रखनी है, पहला वाला ही है बस आसान सा, कि जहां काली चाबुक सी पत्ती शीर्ष पे तने पे दिखती है तो वो गन्ने का वीप स्मट है। इसीलिए इसको कोई सा भी स्मट बोलो, कुल्मिकुलस स्मट बोलो, गन्ने में स्मट नाम से कोई रोग होता है तो बस यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्लियर है बात? बढ़े आगे चलो। प्रतिरोधक किसमें बहुत सारी है, पर मैंने 3 वो ली है जो आपके दोनों में कॉमन है, ताकि कभी आ जाए तो थोड़ा याद रखने में भी आसानी रहेगी। बढ़ते हैं आगे। ये अपन ने लक्षण की बात कर ही ली थी। इस तरीके से खेत में बोनापन भी होगा, पत्तियां बहुत पतली और छोटी होगी, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अगला रोग है गन्ने का ग्रासी शूट डिजीज ऑफ शुगर केन। इसकी अगर अपन बात करें तो ये बात रोग की चर्चा ऑलरेडी हो रखी है, क्योंकि ये रोग किससे होता है? फाइटोप्लाज्मा से। फाइटोप्लाज्मा से होने वाले इंपॉर्टेंट 4 रोग मैंने आपको बताए थे, वहां पर इसकी चर्चा अपन ने पहले कर ली है। तो रोग जनक जब भी फाइटोप्लाज्मा से होता है तो तीनों में से कोई भी आंसर में हो सकता है। तो मैंने आपको बताया, चाहे फाइटोप्लाज्मा हो, चाहे एमएलओ हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो। इसका वैज्ञानिक नाम, मैंने जीनस बताया था कि जो फाइटोप्लाज्मा के लिए जो जीनस दिया गया है उस जीनस का नाम क्या है? कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा। तो कभी कोई स्पीसीज की बात आएगी तो आगे वो जुड़ जाएगी। तो अभी तक हमने किसी भी फाइटोप्लाज्मा के रोग में साइंटिफिक नेम नहीं देखा था। इसमें जो नाम देख रहे हैं पूरा कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा सेकेरी। सेकेरी याद रह जाएगा शुगर केन के लिए, क्योंकि शुगर या कहें आपके सेक्रीन मीठे की वजह से, ठीक है।
तो ये अपने को ध्यान रखना है, सेकेरी अगर आ जाता है तो गन्ने में एक ही रोग है जो फाइटोप्लाज्मा से होता है, ग्रासी प्ररो या ग्रासी शूट डिजीज, यानी कि तना जो है वो फैलेगा ही नहीं। आपकी फसल घास जैसी दिखेगी, आपकी फसल कैसी दिखेगी, घास के जैसे। पहली बात एक लक्षण दिखेगा, पत्तियां सफेद होने लग जाएगी, पत्तियां सफेद होने लगेगी, बहुत ज्यादा टेलरिंग हो जाएगी, जैसे आपके घास में होगी, कोई आपके जैसे गेहूं वगैरह टिलर फूटते ना, वैसे टेलरिंग होने लग जाएगी। लेटरल बर्ड्स का अंकुरण होगा, यानी कि आपकी चौड़ाई में वृद्धि बढ़ेगी, लंबाई में वृद्धि नहीं बढ़ेगी। अपाइकल होता है तो लंबाई में बढ़ती है, लेटरल बर्ड्स होते हैं तो चौड़ाई में पौधे की वृद्धि बढ़ती है, तो वो वहीं फैलता रहेगा। इंटरनोड की लेंथ भी कम हो जाएगी, नोड यानी कि पर्व संधि बोलते हो, उनके बीच की लंबाई गन्ने में तो आसानी से दिखता है, एक गांठ दूसरी गांठ दोनों बीच की जो लंबाई है वो कम होने लग जाएगी, तो गन्ने की लंबाई भी छोटी रहेगी। तो ये अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है लक्षण के तौर पे। अगर इसके लक्षण अपन देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे, तो खास बात तो ये पत्तियों पे सफेद व्हाइटनिंग दिख रही है, सफेद होने लग गई पत्तियां। आप गन्ना के पौधा नॉर्मली ऐसा होता है क्या, गन्ना तो लंबा जाता है, लेकिन ये तो घास जैसा हो गया, इसीलिए इस रोग का नाम घासी प्ररोग या अपन कहें तो ग्रासी शूट डिजीज। इसको कंट्रोल करना है, इसका वेक्टर एफिड है, कभी कभी फ्लोएम फीडिंग लीफ होपर भी होता है, तो एफिस सेकेरी करके ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसका वेक्टर है, और ये एफिड है तो कंट्रोल करने के लिए कीटनाशी इंसेक्टिसाइड मिथाइल डिमेटोड या डाइमिथोइड अपन ध्यान रखेंगे। प्रतिरोधक किस्में ये जो पहले आई उन्हीं तीन में से दो है ये भी, ठीक है, इसको नोट कर लें। रोगजनक रोग की बात, वेक्टर, लक्षण और किस्में ध्यान रह जाए, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन तो यही आएगा जो पहले अपन पढ़ चुके हैं कि गन्ने का घासी रोग या ग्रासी शूट डिजीज किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, आंसर फिर फाइटोप्लाज्मा।
तो इसका पूरा नाम कैंडिडेटस फाइटोप्लाज्मा सेकेरी। वैसे नॉर्मली आपके वैज्ञानिक नाम पूरा इनमें लिखा हुआ अभी तक कम आता है, बट कभी आएगा तो जीनस तो आपको लिखवा रखा है। और गन्ने में एक ही रोग है जो फाइटोप्लाज्मा से हो रहा है, तो सेकेरी शब्द ही अपन पकड़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हो गया नोट? बढ़े आगे। तो ये आपका फाइटोप्लाज्मा का डिजीज बड़ा आसान सा, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, याद करने के लिए भी कोई ज्यादा लोड वाली बातें नहीं है। घासी प्ररोह मतलब लक्षण ऑटोमेटिकली समझ में आ गया, घास जैसी ही दिखेगी फसल, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। बढ़ते हैं आगे। आगे कुछ 2-3 रोग जो गन्ने में आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ये कंफ्यूज करता है, देखो ध्यान से, यहां पर गड़बड़ अक्सर होती है, उस गड़बड़ को अपन दूर करने वाले हैं। एक तो गन्ने का लालधारी रोग और लाल सड़न। लाल सड़न पहले ही समझ लिया, कोलेडोट्राइकम फाल्केटम, या उसका दूसरा नाम ग्लोमेरुला टुकुमेनेंसिस। अब आता है लालधारी, इसके भी कितने नाम चल रहे हैं? 3। तीनों नामों से जाना जाता है और रोगजनक के रूप में कभी मर्जी पड़े जो एग्जाम में डाल देते हैं। सबसे पॉपुलर नाम ज़ेंथोमोनास रूबिलिनियंस, फिर उसका कभी कभी नाम आता है सूडोमोनास रूबिलिनियंस, और इसका कभी कभी ये नाम भी आ रहा है एसिडोवोरेक्स एवेनी। ये नाम कम देखा जा रहा है, ये दोनों नाम अक्सर कॉमन है, कभी सूडोमोनास कभी ज़ेंथोमोनास, ये तीनों नाम चल रहे हैं। इन नामों का कंफ्यूजन के लिए आज पूरा मैं इसके ऊपर रिसर्च पेपर पढ़ के आया। मैंने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 3-3 नाम है, लेकिन ये अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बोलते गए और आज तक तीनों नाम चले आ रहे हैं इसके लिए। तो गन्ने में लालधारी रोग तीनों से, या इसे टॉप रोड भी बोलते हैं। वो रेड रॉड थी, ये कौन सी रोड है? टॉप रोड। तो ये ध्यान रखना है, नाम कंफ्यूज कर सकता है। वो ये शीर्ष गलन है, वो लाल गलन है, लाल सड़न है। तो इसमें बस बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया नाम है, ध्यान रखना। ज़ेंथोमोनास सूडोमोनास तो हम जानते ही हैं बैक्टीरिया होता है, नाम आ गया है रूबिलिनियंस। ठीक है, गन्ने का लालधारी, जहां पर पत्तियों पर लाल धारियां होगी, जबकि ऐसा उस रोग में नहीं था। अगर वहां पत्तियों पर लाल रंग आ भी रहा था तो वो धारी के रूप में नहीं आता था, इसमें स्पष्ट है धारी। ठीक है, दूसरी बात, गन्ने का रेटून स्टंटिंग डिजीज, ये अपन ने पढ़ रखा है। हमने पढ़ा एफवीबी, फास्टोडियस वास्कुलर बैक्टीरिया, जिसमें जाइलम वाले और फ्लोएम वाले दोनों की बात करी थी। जाइलम वालों में हमने बात करा था, जिसका लेटेस्ट नाम जो है वो लिखा था लेप्सोनिया जाइली, इसका पुराना नाम था क्लेविबैक्टर जाइली सब स्पीसीज जाइली। तो ये आपका बैक्टीरिया है, क्योंकि क्लेविबैक्टीरिया बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो ये एक तरीके से बैक्टीरिया ही है, जिसको स्पेशली फास्टिडियस वास्कुलर बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि ये जाइलम में प्रेजेंट रहता है। गन्ने का गमोसिस, गमोसिस सिट्रस में देखने को नॉर्मली मिलता है। तो यहां पर जब होगा तो ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार वास्कुलोरम, ये नाम उससे मिलता जुलता है सिट्रस कैंकर से। सिट्रस कैंकर का नाम ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्राई, वास्कुलोरम है तो गन्ने का गमोसिस रोग होता है। और गन्ने का पाइनएप्पल रोग जो कई बार अपन ने चर्चा करी, इसे सेट रोट के नाम से भी जानते हैं, सीरोटोसिस्टिस पैराडॉक्सा, कई बार इसकी चर्चा अपनी पहले हो चुकी है। तो कहीं ऐसा पूछ ले आसान सा, पाइनएप्पल रोग किस फसल का है, और पहला ही ऑप्शन होगा पाइनएप्पल, तो कहीं तो पाइनएप्पल पे ही रुक जाएंगे ना, तो नहीं रुकना है, नोट कर लो।
फिर उस टाइम पे पेपर बनाने वाले पे अपन हंसी भी उड़ाते हैं कि यार क्या क्वेश्चन बनाया उसने, पाइनएप्पल रोग मतलब किस में होगा, पाइनएप्पल में होगा, वो फिर नहीं पता होता है तब की स्थिति में, लेकिन हमारे सारे स्टूडेंट्स को तो पता है और ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। सीरेटोसिस्टिस पैराडॉक्सा, हाँ कौन सा पाइनएप्पल रोग, ये आपका सीरोटोसिस्टिस पैराडॉक्सा कवक है, अपन ने लिख रखा है कवक में इसका उदाहरण। अपन मैं याद दिलाता हूं कहां लिखा अपन ने इसको लिखा हुआ है कवक पढ़ते समय, सेप्टेड एसेप्टेड प्लाज्मोडियम कहीं ना कहीं, हाँ फ्रूटिंग बॉडीज में पढ़ा है अपन ने, है ना, कवक है। वेरी गुड, उसको पहले तो बहुत बढ़िया कि उसको कट से याद भी आ गया, मतलब वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है तभी डिटेल उसने एकदम से बता दी, पढ़ा अपन ने है लेकिन उसका बताना बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा आपका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए सभी का। कर लिया नोट। तो ऐसे और भी कोई माइनर रोग तो ढेर सारे हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे इंपॉर्टेंट रोग है उन सभी को हम बात कर रहे हैं। फेरी रिंग एक पूछा है, ये नॉर्मली पढ़ने में नहीं आता है, आपके लॉन की जो ग्रास होती है उसमें अगर जो रोग देखा मिल जाता है वो फेरी रिंग होता है, थोड़ा कुछ पर्टिकुलर एक रिंग के फॉर्म में लॉन सूख जाती है, फेरी रिंग नॉर्मली अपन नहीं पढ़ाते हैं ये। कर लिया नोट।
सबका हो गया नोट? बढ़े आगे? चलो आगे बात करते हैं अपन टोबैको में, तंबाकू में रोग और जिनके केवल रोगजनक ध्यान रखेंगे। देखो कौन से हैं, बड़े आसानी से कुछ जाने पहचाने भी हैं। इनके अंदर बात करें टोबैको में, तंबाकू में, सबसे पहला रोग है डैम्पिंग ऑफ, जो कई सारे रोगों में मिलेगा, फसलों में मिलेगा। पहले समझ लो, नोट कर लेंगे। आर्द्र गलन, आर्द्र पतन, ये इसे कहते हैं डैम्पिंग ऑफ। और जब भी डैम्पिंग ऑफ आए, एक ही रोगजनक ध्यान रखना है, पिथियम एफिनिडर्मिटा, जो सॉइल बोर्न है, मृदा जनित है, इसको नियंत्रित करने में भी ट्राइकोडर्मा काम में आता है। ठीक है, अपन ने सॉइल बोर्न में पहले लिखा हुआ है पिथियम के बारे में। ठीक है, एक होता है ब्लैक शैंक, काला धब्बा, क्योंकि तंबाकू में जो मेन इकोनॉमिक पार्ट है वो पत्तियां ही है। बीड़ी बना रहे, सिगरेट बना रहे, पता नहीं क्या क्या बना रहे। ठीक है, तो वो कुल मिला के जो है पत्तियों पर काला धब्बा देखने को मिलेगा। फाइटोप्थोरा पैरासिटिका या फाइटोप्थोरा निकोटिएनी, दोनों नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला वाला ज्यादा पॉपुलर है फाइटोप्थोरा। देखो तो ये नाम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वाला ही जीनस है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, यानी कि ये रोग भी कैसा है, बोलो भाई, मृदा जनित। कैसा है? क्योंकि फाइटोप्थोरा कैसा होता है, मृदा जनित। हमने शुरुआत में लिखे थे, बीज जनित कौन से, मृदा जनित कौन से, वायु जनित कौन से, पिथियम, फाइटोप्थोरा, ये सब क्या है, मृदा जनित। यानी कि इनका नियंत्रण आसानी से ध्यान रह जाएगा। फ्रोगाई लीफ स्पॉट पहले भी हमारे आया है। ठीक है, तो फ्रोगाई लीफ स्पॉट जब भी आता है तो सर्कोस्पोरा जीनस होता है, और तंबाकू में होगा तो निकोटियनी। ये हमने शायद मूंगफली में पढ़ा है ना, ग्राउंडनट में। ठीक है, तो सर्कोस्पोरा निकोटियनी। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू छाछा रोग जिसको अपन कहते हैं, तो इसके दो नाम चलते हैं, एक तो इरिसिपी चिकोरियसियरम वैरायटी निकोटियनी, या एक और नाम चलता है गोल्विनोमाइसिस चिकोरियसियरम वैरायटी चिकोरियसियरम। पढ़ने में बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन नाम चिकोरियसम जहां भी आ जाए वो पाउडरी मिल्ड्यू इसका, तंबाकू का। डाउनी मिल्ड्यू, ब्लू मॉल्ट जो कई बार फेमस है, इसका ये वाला नाम पॉपुलर ज्यादा है, पर्नोस्पोरा। पर्नोस्पोरा आया मतलब डाउनी मिल्ड्यू। ऑर्डर ही गण जानते हैं, पर्नोस्पोरेल्स हम पहले ही जानते हैं। ठीक है, तो पर्नोस्पोरा हायोसाइमी ज्यादा प्रचलित है, पर कभी कभी पर्नोस्पोरा टेबेसिना भी हो सकता है। टीएमबी, पूरी वायरस की स्टडी इसी रोग में हुई है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया वायरस कौन सा है, तो क्वेश्चन का आंसर टीएमबी। 4 वैज्ञानिक हमने पढ़े थे, चारों ने सारा अध्ययन इसी पे किया था। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, इसमें वेक्टर एफिड भी होता है, लीफ पेपर भी होता है, ज्यादातर एफिड आपको देखने को मिलता है। पोटैटो में, सॉरी, टोबैको में लीफ कर्ल, टोबैको लीफ कर्ल, पर्ण कुंचन हिंदी में कहते हैं। तो ये लीफ कर्ल जब भी होते हैं, अधिकांश लीफ कर्ल किससे होते हैं, जेमिनी विरिडी कुल के वायरस से। ठीक है, जेमिनी वायरस, जिनका वाहक ही हमें याद है, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, बेमेसिया टेबिसाई, वो इसीलिए सफेद मक्खी अपन ध्यान रखेंगे। और ये जेमिनी विरिडी वाले सारे वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये सारी चीजें अपन पहले वायरस में ही पढ़ चुके हैं। नोट कर लो तंबाकू के रोग। तो इसके बाद अगली क्लास में अपन फ्रूट्स के लेंगे, फिर कुछ वेजिटेबल्स और कोई इंपॉर्टेंट स्पाइसेस होंगे तो वो देख लेंगे, क्योंकि अथाह है कितनी क्या क्या फसलें, प्लांटेशन, फलाना, मेडिसिन, बहुत सारे प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट वगैरह सब अपन नहीं पढ़ सकते हैं। वो जब आपको हॉर्टिकल्चर में सर लोग पढ़ाते हैं तो साथ में ही महत्वपूर्ण रोग, इंपॉर्टेंट रोग वहां पर बताते होंगे। यानी कि अपने फील्ड क्रॉप्स के रोग लगभग अपन ने भी कवर कर लिए। अब माइनर पोर्शन बचा अपना छोटा छोटा, जो है अगले वीक तक अपन इसको, फिर मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट, जिसके अंदर केमिकल्स बात करनी है। और एक आपने वेक्टर एंटो में नहीं पढ़े थे ना, वेक्टर, तो मैंने क्या, एक्सेल हमारा ये कंट्रोवर्सी होता था कि वो भी पढ़ा देते थे, मैं भी पढ़ा देता था, तो इसलिए इस बार पहले नहीं पढ़ा है, तो अपन लास्ट में वेक्टर भी मुझे याद दिलाना, आपको वेक्टर्स भी पढ़ाने एक बार, क्योंकि फेमस वैसे तो रोगों के साथ अपन ने याद रखे हैं, लेकिन कई बार
एक बार समराइज वे में पूरे वेक्टर देख लेंगे अपन। टीएमवी होता है, इसकी संरचना कैसे होती है? टीएमवी जो होता है ये हेलिकल आकार का होता है। कैसे आकार का? हेलिकल होता है। इसकी संरचना अभी मैंने पेन ड्राइव निकाल लिया है, बाकी अगली क्लास में आपको डायग्राम पढ़ा है मैं दिखा दूंगा। हेलिकल होता है ये, जो जिसमें आनुवांशिक पदार्थ केवल और केवल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और प्रोटीन का आवरण होगा। वायरस वाले रोगों में वाहक पे क्वेश्चन ज्यादा आता है, और दूसरा आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, ये बड़े फेमस क्वेश्चन है वायरस में। हाँ, वेक्टर आपको पढ़ा देंगे। पहले अक्सर ऐसा हो रहा था कि एंटो और पैथो दोनों में पढ़ने में आ जाते थे, तो इस बार उन्होंने इसीलिए नहीं पढ़ाए होंगे, तो आपको मैनेजमेंट, डिजीज मैनेजमेंट के साथ साथ वेक्टर भी पढ़ा देंगे, और बाकी ये डिजीज तो हो जाएगा आपका जल्दी। ऑप्शंस में और क्या था उस पर डिपेंड करेगा। और मैंने आपको सजेस्ट किया है कि जो भी आप AARO ARO के किसी भी सब्जेक्ट से पेपर सोल्व करो, तो जो अपने से इससे बाहर हो उन चीजों को अपने हो तो नोट्स में भी जोड़ लेना, और अगर कहीं ऐसा अपने कॉन्सेप्ट वाला लगे तो आप मेरे को पूछना, बाकी मैक्सिमम चीजें आपको ही पता याद करने वाली है, तो उनको फिर याद ही कर लेना है, पर छोड़ना नहीं उनको, ठीक है ना? AARO ARO के पेपर जब भी आप करो। टिप्स बता दो सर, इसीलिए पूरी क्लास नहीं। टिप्स क्या बताऊं आपको, पहले ही बताएं खूब सारे। आपको वो बाइक प्रैक्टिस वाला बता रखा है मैंने, कि भाई आप कितने होशियार हो खुद को पता है, लेकिन वो खुद महसूस नहीं करते हो, बहुत तेज हो आप, आपका माइंड बहुत तेज है। एक तो कल आपको तरीका बताया था वो मूवी वाला, ठीक है ना? तो आप लोग जब तक नोट कर रहे हैं छोटी सी बात कर भी लें। वैसे पुराने जो होंगे उन्होंने तो अब सुना होगी बात, मैंने बताता भी हूं अक्सर, अगर आप नोट कर ले सभी से बात कर लेते। हाँ, तो एक बार देख लेना इसको कि ट्यूबवेल है, तो फिर भी अपन कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि इसको हेलीकॉप्टर की बात तो उसके शेप पे अपन देख लेंगे ना। तो एक बात अपन कर लेते हैं, हमारे एक मोहित और है, उसको भी नाराज नहीं करते अपन। हाँ, अब कि भाई सर कोई मोटिवेशनल, तो मोटिवेशनल तो मैं एक और चीज बताता हूँ अक्सर, और वो ये बताता हूं कि हम जब पहली बार बाइक सीखते हैं
साइकिल सीखते हैं या स्कूटी सीखते हैं या कार सीखते हैं, तो पहली बार वो गाड़ी इवन अपने से गिर भी सकती है। ऐसी स्थिति में अपन होते हैं उस पहले दिन, होते नहीं होते, ठीक है। और एक समय ऐसा आता है कि लहरा सकते हैं हम उसको, है ना, पर वो नहीं लहराना है। तो वो जो जर्नी है वो आप में क्षमता है। मैं भी सीखा था पहली बार बाइक, तो सोचता था कि यार कब पता चलेगा क्लच दबाना है, ब्रेक दबाना है, कब कहाँ मोड़ेंगे, बाइक ठिकाना ही नहीं पड़ेगा, यार ऐसे कैसे पता चलेगा, मोड़ निकल जाए उसके बाद हैंडल घुमाए, तो ऐसा भी दिमाग में ख्याल आते थे। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या? कभी नहीं होता था। मैं कार सीखा तब मेरे को साथ जो बैठते थे वो कहते थे कि अरे जी आज आप ऐसे थोड़े दिन बाद एक हाथ से चलाओगे, दूसरा हाथ तो अड़ाओगे नहीं आप कभी, गियर पे या आराम से फ्री रहता है सेकंड हैंड आपका। तो मेरे को विश्वास ही नहीं होता, मैंने कहा यार दो हाथ से स्टीयरिंग पकड़ते हैं यार, एक से कहां पकड़ेंगे। लेकिन उसके बाद तो मैं केवल अंगुली हथेली से अपन संभाल लेते हैं। तो कहने का मतलब कि ये चीज अपने अंदर आई कहां से? प्रैक्टिस। कहां से आई? अगर आपने वो बाइक चलाना भी 4 दिन सीखा और फिर 2 महीने तक हाथ नहीं लगाया, तो वो जीरो है वापस। तो वो चीज आपके अंदर परफेक्शन तभी आता है जब आपकी प्रैक्टिस, आपसे इन रोगों के रोगजनक रास्ते चलते कोई पूछेगा, आप उनको बता पाओगे जब आपकी बार बार प्रैक्टिस से वो याद की हुई चीज होगी। एक बार पढ़ा इसी हालत में याद नहीं होना, नहीं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार 20 बार पढ़ेंगे हम तो कोई दिक्कत नहीं, बट हमें आंसर उसका याद करना है। ओके, थैंक यू।